गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया टकाटक चकाचक मजे में होंगे। लास्ट लेक्चर में अपने चैप्टर फर्स्ट खत्म किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अगले चैप्टर पर अपन जा रहे हैं अकाउंट क्लास 11 नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स। प्रिंसिपल्स यानी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, यानी कुछ रूल्स होते हैं कि अकाउंटिंग कैसे होगी, क्या होंगे, कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं। वो सब अपन चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक होता है इधर मिस्टर राम। राम की जगह दूसरा नाम ले लें। एक होता है बंदा जिसका नाम होता है श्याम। श्याम होता है तो क्या वो एक गांव में पला बड़ा व्यक्ति है और गांव में ही रहता है। वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता। कहाँ जाना पसंद नहीं करता? स्कूल। ये उसका स्कूल है। श्याम स्कूल जाना पसंद नहीं करता। श्याम स्कूल जाना पसंद नहीं करता और वो सारे दिन खेलता रहता था। कहीं बैट बॉल खेल रहा है, कहीं क्या बैट बॉल खेल रहा है, कहीं फुटबॉल खेल रहा है, कहीं वॉलीबॉल खेल रहा है, कहीं कुछ खेल रहा है, कहीं कुछ खेल रहा है। वो सारे दिन खेलता रहता था। स्कूल जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही वो अपने घर पर किसी की बात सुनता था सिवाय उसके पिताजी की। सिवाय उसके पिताजी की। ये थे उसके पप्पा। ये हैं श्याम के पप्पा। ही जिनके दांत हैं, ये हैं श्याम के पप्पा। और वो घर पर किसी की भी बात नहीं सुनता था, सिर्फ अपने पिता के अलावा, और ना वो स्कूल जाना पसंद करता था। तो क्या हुआ, उसकी मम्मी एक दिन बोलती है कि बेटा स्कूल चला जा, पढ़ने जा। अरे मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, अरे मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। तो वो मना मना करता रहता। जैसे उसने अपनी पापा की शक्ल देखी, जैसे उसने अपनी पापा की शक्ल देखी, फट से ड्रेस पहन के बैग वैग लगा के बढ़िया एकदम स्कूल पहुंच गया। टचुक टचुक टचुक। अरे पहुंच रह गया अगर। झट से उसने ड्रेस व्रेस लगाई, पूरा बैग वैग उठाया और झट से स्कूल पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि वह अपने पिताजी से डरता था। वह अपने पिताजी से डरता था। पिताजी का उद्देश्य नहीं था कि अपने बेटे को डराना। पिताजी का उद्देश्य क्या था कि सिर्फ उसको एक पढ़ा लिखा इंसान बनाना, एक अच्छा व्यक्ति बनाना। उसके पिता का क्या उद्देश्य था कि मेरा बेटा पढ़ जाए, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मेरा बेटा मुझसे डरे। तो जैसे उनके पिताजी का, श्याम के पिताजी का उद्देश्य क्या नहीं था कि मेरा बेटा मुझसे डरे। उनका उद्देश्य क्या था? सिर्फ पढ़ाना। ऐसे ही कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए जिनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम अकाउंटेंट के ऊपर बर्डन डालें। क्या नहीं था उनका उद्देश्य?
अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल आए उनका यह ऑब्जेक्ट नहीं था कि हम अकाउंटिंग या अकाउंटेंट पर बर्डन डालें। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये लोग हमारे कुछ चुनिंदा चुनिंदा रूल्स का पालन करें, ताकि कुछ कंपेरेबिलिटी, एकदम बढ़िया कंपेरेबिलिटी आ जाए, अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाए, लोग सभी फाइनेंशियल्स को अच्छे से समझ सकें, लोग सभी फाइनेंशियल को अच्छे से समझ सकें। एक तो हो गया ये नंबर वन, क्या नहीं था, अकाउंटिंग का उद्देश्य ये नहीं था कि वो उनके ऊपर बर्डन डालें। नंबर टू, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, तो श्याम जब स्कूल पहुंचा, श्याम कहाँ पहुंचा, ये श्याम था, और उसका एक दोस्त था, उसका एक दोस्त था, दोस्त उससे बड़ा श्याम था, दोस्त श्याम से भी बड़ा श्याम था जिसका नाम था घनश्याम। एक श्याम था, एक उससे भी बड़ा श्याम था जिसका नाम था घनश्याम। उनके टीचर्स ने क्या, उनके एक टीचर्स थे, बहुत ही अच्छे टीचर्स थे, एक उनके बढ़िया एकदम टीचर थे, बढ़िया बाल बाल करवा के आए थे, चश्मा वश्मा लगा के एकदम। पेंटिंग थोड़ी गंदी है टीचर, टीचर की, लेकिन समझ लो ये टीचर है। ये क्या है, मैं लिख देता हूँ, ये है टीचर। ये श्याम और घनश्याम के टीचर है, तो ये क्या है, श्याम को और घनश्याम को बोलते हैं कि होमवर्क देते हैं। क्या होमवर्क रहता है इनका, कि एक स्टोरी लिख के आओ, दोनों लोग क्या लिख के आओ, एक, दोनों लेके एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लिख के आओ, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लिख के आओ। अपना श्याम वो लिख के ले आया स्टोरी। टॉपिक क्या थी श्याम की, अपने मन से टॉपिक उसने सिलेक्ट की थी, क्योंकि टीचर ने क्या बोला था, सिर्फ एक स्टोरी लिख के लाओ। टीचर ने कोई भी किसी भी तरह का टॉपिक या हिंट पॉइंट्स नहीं दिए थे, कोई भी टॉपिक या हिंट पॉइंट्स नहीं दिए थे। तो अपना श्याम लिख के आया स्टोरी, चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। दूसरा था जो घनश्याम, वो श्याम से जो बड़ा घनश्याम था, दोनों दोस्त थे, जो दूसरा दोस्त था उसका घनश्याम, वो लिख के लाया पागल शेर। उसकी स्टोरी का टाइटल क्या था, पागल शेर। तो टीचर क्या था, जब वो लेके दूसरे दिन ये अपना होमवर्क, अपना अपना होमवर्क लेके दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, कौन, श्याम और घनश्याम, तो जो टीचर था, वो टीचर था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन ही आ गया। क्या हो गया, कंफ्यूजन ही आ गया। कंफ्यूजन किस बात की थी, क्योंकि वो कंपेयर नहीं कर पा रहा था, चालाक लोमड़ी पागल शेर दोनों को कंपेयर नहीं कर पा रहा था, किसकी स्टोरी अच्छी है, कैसे किसने क्लाइमैक्स डाला है, कहाँ से इंट्रोडक्शन किसका अच्छा है। क्योंकि कंपैरिजन दो चीजों में कब होता है, जब वो दो चीजें कुछ ना कुछ उसमें सिमिलरिटी हो, आइडेंटिफाइबल हो दोनों में। तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं हो पा रहा था। तो अगले दिन टीचर ने क्या किया, अगले दिन टीचर ने उनको एक टॉपिक खुद से दिया, एक टॉपिक खुद से दिया जिसका नाम था बहादुर, जिसका नाम था बहादुर दोस्त। तो दोनों ही, अगली बार क्या हुआ, दोनों ही इस टॉपिक पर अपनी अपनी स्टोरी बना के लाए, दोनों की सेम टॉपिक हो गई, तो उनमें क्या कंपेरेबिलिटी आ गई, क्या होगी, कंपेरेबिलिटी। एक की स्टोरी ये है, दूसरे की स्टोरी ये है, तो अब इनको अपन कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंपेयर, क्योंकि दोनों का टाइटल सेम है। तो जो दोनों का मूरल निकला, तो दोनों ने क्या मूरल निकाला, किसका अच्छा मूरल है, कैसे स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन क्या था, टाइप, और बीच का जो बॉडी है वो किसने अच्छा लिखा, इंटरेस्टिंग, किसका फनी है, क्लाइमैक्स है, सब कुछ देखेंगे। तो एक कंपेरेबिलिटी हो गई। इसी तरह जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे वो किस लिए लाए गए थे, कंपेरेबिलिटी, कम, COMPER, कंपेयर एबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी के लिए लाए गए थे। कंपेयर क्यों नहीं हो पा रहे थे, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं थे, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं थे तब क्या दिक्कत आ रही थी, ये बनाई बैलेंस शीट, ये डाल दिए सभी, ये डाल दिए, ये बैलेंस शीट बन गई, ये रुपीज में आ गया, अमाउंट आ गया किसकी, ऑफ श्याम, श्याम लिमिटेड। ये श्याम लिमिटेड की बैलेंस शीट बनी, श्याम लिमिटेड की बैलेंस शीट बनी। इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, इनका इनका विचार हो रहा था कि हम अगले साल कंपनी को क्लोज करेंगे, अगले साल कंपनी को
क्लोज करेंगे। तो इन्होंने बैलेंस शीट में कुछ दर्शाया ही नहीं। इन्होंने कहा जब भाई बंद हो जाएगी बिजनेस, जब बिजनेस बंद हो जाएगी तब बैलेंस शीट बनाना बंद कर देंगे। अपन बैलेंस शीट में पहले से कुछ नहीं दिखाएंगे कि क्या अपन को करना है, क्या अपना कुछ है, कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बैलेंस शीट थी घनश्याम लिमिटेड। दूसरी बैलेंस शीट थी घनश्याम लिमिटेड। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो 24-25 की बैलेंस शीट थी, ये किसकी थी, 24-25 की बैलेंस शीट। अब 26 जो जो इनकम 25-26 से रिलेट करती थी, जो इनकम किससे रिलेट करती थी, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, वो भी इनको पहले ही मिल गई 25-26 में। तो इन्होंने इधर ही दिखा दी फाइनेंशियल्स में, P&L और बैलेंस शीट में सब कुछ दिखा दिया। तो इनकी भी कंपेटेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, अपने मन से बनाए जा रहे थे सब लोग। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वो था, बॉडी थी, उसने उसने सोचा भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा, कोई अपने मन से कुछ कर रहा है, जब मन आया तब वो कर रहा है। इन्होंने अगली साल के इनकम अभी दिखा दी, और इनका प्लान हो रहा है बंद करने का, या फिर इन पे कुछ कंसर्न है, या कुछ इन पे क्वेरी बन रही है इनकी गोइंग कंसर्न पे, यानी आगे कंपनी नहीं काम कर सकती, लेकिन उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स में ऐसा कुछ नहीं बताया। तो इसके चलते क्या किया कंपनी ने, वो इसके चलते क्या किया, अकाउंटिंग जो वो था अथॉरिटी, उसने क्या करा, इसके चलते कुछ प्रिंसिपल्स लाए, कुछ अजम्पशंस लाए। वैसे ये अपनी बैलेंस शीट में डेटर्स को क्या लिख रहा था, रिसीवेबल। डेटर्स को क्या लिख रहा था, श्याम क्या लिख रहा था, रिसीवेबल। लेकिन दोनों ही से पैसे आने हैं, रिसीवेबल्स को ये डेटर लिख रहा था, ये लिख रहा था डेटर्स। तो जो जो इसके यूजर्स थे, फाइनेंशियल्स के यूजर्स कौन थे, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इन्वेस्टर, और कौन कौन थे, बैंकर, इन्वेस्टर, और कौन कौन थे, बैंकर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इन्वेस्टर होते हैं ना, डिवेंचर होल्डर, जो जो बाहर के जो इन्वेस्टर थे, या इंटीमीडिएटरी पार्टीज थे, या सेबी, या कोई गवर्नमेंट बॉडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो जो भी इसका यूजर था अपने फाइनेंशियल्स का, तो उनको कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई ये रिसीवेबल्स क्या है, डेटर्स क्या है। तो समझ ही नहीं आ रहा था, रिसीवेबल्स 500 रुपए श्याम ने डाले थे, घनश्याम ने अपने डेटर्स में डाल दिए 1,000। तो वो समझ नहीं आ रहा था रिसीवेबल्स क्या है, डेटर्स क्या है। तो तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए, उन्होंने बोला ना रिसीवेबल्स लिखोगे ना डेटर्स लिखोगे, दोनों ही गलत लिख रहे हो, ना रिसीवेबल्स लिखोगे ना डेटर्स लिखोगे। तो उन्होंने एक वर्ड दिया, SUNDRY, सन्ड्री डेटर्स। तब ये कंपेयर होने में इजी हुआ, तब इसकी कंपेरेबिलिटी आई, तब ये कंपेयर होने में इजी हुआ, क्योंकि अब जो आगे की बैलेंस शीट बनेगी, जब से प्रिंसिपल्स आए, तब ना तो श्याम अपनी बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स डालेगा, और ना ही घनश्याम अपनी बैलेंस शीट में डेटर्स डालेगा। ना ही श्याम अपनी बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स लिखेगा, ना ही घनश्याम डेटर्स लिखेगा। दोनों ही श्याम और घनश्याम क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स। तो उसमें कंपेरेबिलिटी आ जाएगी, दोनों आपस में एक इजी तरीके से कंपेयर हो सकते हैं। ये तो हुआ बेसिक ओवरव्यू हुआ। अब अपन बुक से पढ़ेंगे कि क्या क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। यहाँ हमने समझा कि प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ी, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ एक दो प्रिंसिपल्स भी पढ़े। जनरली generally accepted accounting principles, in order to maintain uniformity and consistency in accounting records, certain rules and principles have been developed which are generally accepted by the accounting profession, जो कि accounting profession द्वारा एक्सेप्ट करे गए। These rules are called by different names such as principles, इनको कुछ कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स कहते हैं, कुछ कंसेप्ट भी बोलते हैं कुछ लोग, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, assumptions, modifying principles। तो इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, किसको, GAAP, GAAP, generally accepted accounting principle। The term principle has been defined AICPA
as a general law or rule adopted or professed as a guide to action. Settled ground. Settled ground for the basic conduct or practice. The word generally means the general manner pertaining to many persons, cases or occasions. Generally accepted accounting principle. GAAP refers to the rule or guidelines adopted in recording. ये क्या था? GAAP क्या है? रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो कि अकाउंटिंग ने एक्सेप्ट करी, कि अकाउंटिंग प्रोफेशन ने एक्सेप्ट करी कि हाँ अब अकाउंट ऐसे बनाए जाएंगे. The generally accepted accounting principle has evolved over a long period of time. और इनमें समय के चलते चलते कुछ बदलाव आते गए, कुछ ना कुछ बदलाव आते गए. पास्ट एक्सपीरियंस जो अभी जैसे जब इंट्रोड्यूस हुआ ये जनरल अकाउंटिंग, जनरल एक्सेप्टिंग पॉलिसीज, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, गैप इसको बोलेंगे शॉर्ट में. गैप, जब ये गैप इंट्रोड्यूस हुए तब इनमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुए तो आगे चल के जब और बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स बने तो लगा इनमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगा, ये तो भाई और डाल दो, तो और डाल दो, कहीं कुछ ज्यादा हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी जो अपन ने डाल दी पहले, इसको हटा दो. तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस होते रहे. गैप में क्या होता रहा है? चेंजेस. Accounting among the accounting professionals. However, the principles accounting are not static in nature. They are constantly influenced by changes in the legal, social, and economic environment as well the needs of the user. जैसे जैसे यूजर की नीड होती गई वैसे वैसे उसमें एक आध रूल और आते गए. तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है अकाउंटिंग? तो क्या हुआ? ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट्स हैं. कौन कौन से? बिजनेस एंटिटी, business entity, money measurement concept, going concern concept, accounting period, cost concept, dual expect concept, duality, double entry system बोलेंगे. रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है तो उसको कब कब एंटर करना चाहिए, कब एंटर अपनी रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए. कंसेप्ट ऑफ मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस बोलते हैं जैसे, मटेरियलिटी कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. इतने सारे ये प्रिंसिपल्स या अपन बोलेंगे इनको कंसेप्ट, कंसेप्ट बोलेंगे. इतने सारे कंसेप्ट अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. टोटल 13 कंसेप्ट हैं. टोटल 13 कंसेप्ट हैं. सबसे पहला क्या है? बिजनेस एंटिटी. सबसे पहला क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. The concept of business entity assumes that business has a distinct. इसका क्या है? कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी क्या है? इसमें हम मान के चलते हैं कि बिजनेस और ओनरशिप, बिजनेस और ओनर दोनों ही अलग अलग हैं. बिजनेस अलग, ओनर अलग. बिजनेस लॉ की भाषा में बोलेंगे, अगर अपन लॉ की लैंग्वेज में बोलेंगे तो बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट या डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी. बिजनेस अलग, उसके डायरेक्टर्स या जो उसका ओनर होता है वो अलग. ओनर से बिजनेस हमेशा अलग रहती है. क्यों रहती है? क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में भी मैंने बताया था आपको थोड़ा सा, जब हम क्या पढ़ रहे थे, कैपिटल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, टर्म पढ़ रहे थे कि टर्म कैपिटल क्या होता है, और लायबिलिटी टर्म पढ़ रहे थे. क्या? लायबिलिटी. जब हम ये दो टर्म पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं, दोनों बेवफा होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेवफा होते हैं. बिजनेस लिमिटेड, बिजनेस लिमिटेड ये बेवफा है. ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये बेवफा है. दरार आ गई, दिल में दरार आ गई. बिजनेस अलग, ओनर अलग. अगर इस
के ऊपर 500 रुपए की लायबिलिटी होगी, तो ये जरूरी नहीं या ये नहीं हो सकता कि अगर बिजनेस के ऊपर 500 रुपए की लायबिलिटी है तो उसके ओनर के ऊपर 500 रुपए की लायबिलिटी है। नहीं, वह लायबिलिटी बिजनेस की ही रहेगी। और अगर कोई लायबिलिटी ओनर की है तो वो लायबिलिटी ओनर की ही रहेगी। सेम तरीके से अगर कोई असेट ओनर की है तो वो असेट ओनर की ही रहेगी। अगर कोई लायबिलिटी है तो वो कोई असेट अगर बिजनेस की है तो वो असेट बिजनेस की ही रहेगी। बिजनेस इज अ सेपरेट और डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन और एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस अपने जो एंटिटी होती है, बिजनेस एंटिटी, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच भी सकती है। और बिजनेस का अपने खुद के नाम पे बैंक अकाउंट भी हो सकता है। बिजनेस का अपने खुद के नाम पे बैंक अकाउंट भी हो सकता है। जैसे ये HDFC बैंक में नाम है बिजनेस, इसका नाम है, कंपनी का क्या नाम है, बिजनेस लिमिटेड, तो इसका बिजनेस लिमिटेड का करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो ये हो सकता है, ये करंट अकाउंट हो सकता है। बिजनेस का अपने खुद के नाम पे भी करंट अकाउंट, वो अकाउंट हो सकता है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, लेन देन कर सकती है, ट्रांजेक्शन कर सकती है। इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। It means that for the purpose of accounting, the business and its owners are to be treated as two separate entities. दोनों को ही अलग अलग माना जाएगा। Keeping in this view, when a person brings in some money as a capital into his business in accounting records, his business it's treated as capital. कैपिटल क्यों मानते हैं? यही कंसेप्ट है कि हम उसको कैपिटल क्यों मानते हैं, वो सॉरी, यही कंसेप्ट है कि हम उस कैपिटल को लायबिलिटी क्यों मानते हैं। लायबिलिटी क्यों मानते हैं? क्योंकि बिजनेस के लिए तो जो ओनर है वो भी एक्सटर्नल पर्सन है, वो भी थर्ड पार्टी है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसमें पैसा, तो वो भी बिजनेस को लौटाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा किसको? ओनर को। लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द ओनर। Here, one separate entity owner is assumed by giving money to another distinct business unit. Similarly, when the owner withdraws any money from the business in personal expenses, drawing, ड्राइंग भी अपन ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। ड्राइंग किसको कहते हैं? जो बिजनेस से अगर कोई ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो बिजनेस और उसके ओनर का रिश्ता कैसा है? रिश्ता पाई हिसाब पाई पाई का रिश्ता, भाई भाई का, ऐसा रिश्ता है। हिसाब पाई पाई का रिश्ता, भाई भाई का। जबकि बिजनेस एंटिटी को रन कौन कर रहा है? उसके डे टू डे अफेयर्स में कौन इन्वॉल्व रहता है? ओनर। लेकिन फिर भी उसको अलग अलग माना जाता है। इट इज ट्रीटेड एट द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। अगर कोई भी ओनर अब बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करता है तो उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। अगर उसके बिजनेस में, एग्जाम्पल के लिए छोटा अमाउंट लेंगे, अगर उसके बिजनेस में 5,000 रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस है, अगर उसके बिजनेस में कितना है कैपिटल इंट्रोड्यूस है? 5,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस है। एक दिन उसकी बाइको का मन हुआ, बिजनेस लिमिटेड है, बिजनेस लिमिटेड है जिसमें, जिसका ओनर कौन है? जिसका ओनर है मिस्टर श्याम, जिसका ओनर है मिस्टर, जिसका ओनर है मिस्टर, तो एक बिजनेस है जिसमें ओनर कौन है? उसका ओनर है मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम जिसने अपने बिजनेस में कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करा? 5,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी या उसकी बाइको का मन होता है कि आज मुझे
बाजार जाना है, शॉपिंग का मन होता है, मॉल जाना है, तो वो अपनी बाइकों को लेकर, उसकी जो बाइक होती है, उसकी जो पत्नी थी एकदम नखड़े वाली, जो दो चोटी वाली पत्नी थी उसकी, वो उसको लेकर कहाँ जाता है, एक दिन मॉल जाता है, बाजार घुमाता है उसको, बाजार शॉपिंग वॉपिंग करवाने जाता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, पैसे वो कहाँ से ले जाता है, पैसे ले जाता है वो अपने बिजनेस से ले जाता है 2,000 रुपए, क्योंकि वो अपनी पत्नी को भी मना नहीं कर सकता शॉपिंग के लिए, तो वो अपने बिजनेस से 2,000 रुपए निकाल के उसको शॉपिंग करवाता है। तो जो उसने अपनी एंटिटी, जो उसने अपनी बिजनेस से 2,000 रुपए विड्रॉ करे, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। जो 2,000 रुपए निकाले, इसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। तो जो ड्रॉइंग्स कैसे रिड्यूस कर रही है कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल उसने निकाला क्या, कैपिटल अमाउंट क्या निकाला, कैपिटल ही तो निकाला उसने। अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो जो निकालेंगे वो कैपिटल से ही रिड्यूस होगा, प्रॉफिट से थोड़ी होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो इनडायरेक्टली कैपिटल में ऐड होता है, प्रॉफिट इनडायरेक्टली कैपिटल में ऐड होता है। तो वो समझ में आया कैसे रिड्यूस होता है कैपिटल ड्राइंग से। ये हुआ बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी में सिर्फ एक कंसेप्ट है, बिजनेस इज अ डिफरेंट लीगल पर्सन फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। अगर कोई बिजनेस की असेट्स है तो वो बिजनेस की ही असेट्स रहेगी, ओनर यूज नहीं कर सकता। अगर कोई ओनर की असेट्स है तो वो ओनर की ही रहेगी। जब बिजनेस को बिजनेस पर्पस के लिए वो यूज करेगा तो उसको उसका रेंट देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। इसका इन डिटेल एक और एग्जांपल समझते हैं कि कैसे। मिस्टर बा मिस्टर बा का बिजनेस है किसका? रेंटिंग प्रॉपर्टी। इसका एक बैंक्वेट या लॉज चल रहा है या मैरिज हॉल चल रहा है, उसका एक मैरिज हॉल है, वो उसको रेंट पे देता है शादियों के लिए। मिस्टर बा क्या देता है? रेंट। उसका ही रजिस्टर्ड हॉल है। रजिस्टर्ड किस नाम से है? रजिस्टर्ड नाम से है मिस्टर बा लिमिटेड। मिस्टर बा लिमिटेड ये कंपनी है उसकी, अपने उसके नाम से रजिस्टर्ड है, मिस्टर बा लिमिटेड। तो वो अपनी कंपनी को, उसका उसका बिजनेस क्या, उसका बिजनेस क्या, रेंटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, रेंटिंग आउट ऑफ मैरिज हॉल्स, लोगों की शादियों के लिए अपने वो हॉल्स को रेंट पे देता है। अब उसका एक बेटा है मिस्टर बा का। मिस्टर बा का एक बेटा है जिसका नाम है मिस्टर शाह। मिस्टर शाह। तो उसने बोला कि अब मिस्टर शाह, क्यों ना हम मिस्टर शाह की भी शादी अपने ही मैरिज हॉल से करवा देंगे, अपने ही मैरिज हॉल से करवा देंगे। तो मिस्टर शाह की शादी कहाँ कहाँ से होती है? मैरिज हॉल से होती है, उसी के मैरिज हॉल से। तो जो वो उसकी असेट को यूज कर रहा है, मैरिज हॉल क्या उसकी असेट है, असेट से अर्न कर रहा है ना। तो जो असेट को यूज कर रहा है मैरिज हॉल, उसका उसको रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल पर्सन फ्रॉम इट्स ओनर्स। पहला कंसेप्ट समझ में आया इन डिटेल पूरा? ठीक है, अगली कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगला क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसका इसकी थोड़ी थोड़ी सी झलक अपन ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी। चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा था अपन ने? चैप्टर फर्स्ट में याद करो क्या पढ़ा था मॉनेटरी वाले में। चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि बिजनेस में वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाएंगे, वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाएंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में, जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है, मेजरेबल हो, जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल हो। सेम कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ मनी इज मेजरमेंट स्टेट दैट ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड हैपनिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ money such as sales of goods, payment expenses, receipts of income etc are to be recorded in the books of account। केवल और केवल वो ही ट्रांजैक्शन अपनी बिजनेस की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिनको हम इन द टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किस में कर सकते हैं, जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 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 जो मिस्टर श्याम था जिसका बिजनेस था, किसका बिजनेस था? मिस्टर श्याम का बिजनेस था। मिस्टर श्याम का बिजनेस था रेंटिंग आउट ऑफ मैरिज हॉल्स प्रॉपर्टी, रेंटिंग आउट ऑफ मैरिज हॉल्स और प्रॉपर्टी। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हुई,
अब वो दुख में बैठा हुआ है कि भाई गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है उस, क्योंकि मिस्टर श्याम से नहीं हो रही है, मिस्टर श्याम से नहीं हो रही है, उसकी शादी किसी तीसरे थर्ड व्यक्ति से हो रही है। अब वो दुखी तो है ही, लेकिन वो बोल देता है चल भाई तेरी खुशी के लिए तू मेरी मैरिज हॉल से शादी कर ले, तू मेरी मैरिज हॉल से शादी कर ले और कुछ भी पैसे मत देना, कुछ भी पैसे मत देना। तो ये उसने क्यों किया? इन गुड रिलेशन, उसका जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ गुड रिलेशन था, वैसे तो बैड था, क्योंकि अगर गुड होता तो शादी तीसरे के साथ होती ही नहीं। जो उसका गुड रिलेशन, वैसे वाला गुड बोले हैं, जो उसका गुड रिलेशन था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसने उसको गुड रिलेशन के वजह से उसने उसको क्या दिया? फ्री में शादी कर लेने दी। तो अभी ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इमोशन से निकल के आया है। उसको लगा कि चलो ठीक है यार, कर लेने दो शादी, ये इमोशन से आया है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिजनेस में वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो सिर्फ पैसे में माप सकते हैं, जो कि पैसे में एक्सप्रेस कर सकते हो। Such all transactions or happenings which cannot be expressed in the monetary terms. For example, the appointment of the manager, capabilities of human resources. First chapter में भी same examples थे, capability of human resources, creativity of its research department or image of the organizations among the following general do not find a place in accounting records. In accounting records, तुम्हारी जो इमेज होती है बाहर के लोगों के पर्सन लोगों में, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, ये भी आपका क्या, एक इवेंट, एक ट्रांजेक्शन, एक इवेंट है आपके यहाँ जो हुआ, आपने एक मैनेजर को अपॉइंट करा, लेकिन ये आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन जो सैलरी दी जाएगी, लेकिन जो सैलरी दी जा रही है किसको? डायरेक्टर या मैनेजर को। जो मैनेजर को सैलरी दी जा रही है, सैलरी रिकॉर्ड होगी, विल बी रिकॉर्डेड, RECORDED, सैलरी रिकॉर्ड करी जाएगी, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो पा रही है। क्योंकि अपन सैलरी हमेशा देंगे 50,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसे देंगे। ठीक है। Another important aspects of the concept of money measurement is that the records of the transaction are to be kept not in physical units but in the monetary units. सेम वही चीज बार बार बोल रहा है, वो ही चीज उसने तीसरी बार बोल दी कि वो फिजिकल यूनिट्स में जो चीज होगी वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मॉनेटरी यूनिट्स में होगी वो ही रिकॉर्ड करेंगे। आपको रटवाने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी की, आप बार बार वही चीज पढ़ते जाएं और कैसे भी ना कैसे आप इसको रट लें, अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि उसने तीसरी बार बता दिया कि सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो सिर्फ मॉनेटरी यूनिट में आते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन में बी अ पर्टिकुलर डे हैव rooms, 30 personal computer, 30 office chairs, a bank balance for the 5 lakh, raw material at 20 ton का, and 100 cartons of finished goods. So these are the assets in different units, so cannot be added to give any meaningful information about the total worth of the business. For accounting purpose thereof they are shown in the monetary terms. ठीक है। यहाँ क्या उसने यूनिट्स बताई है, फिजिकल यूनिट्स बताई है, 20 चेयर है, 30 कुर्सी है। तो जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे, जो जो अभी अभी क्या पढ़ा अपन ने कि सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में यूज होगा। अभी सिंपल बैलेंस शीट बनाते हैं, टी फॉर्म। जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जो असेट्स लिखेंगे तो अपन ऐसे थोड़ी लिखेंगे, चेयर्स 20, टेबल्स 30, रॉ मटेरियल 20 टन, फिनिश्ड गुड्स 100 यूनिट्स, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में वही चीजें, अपनी बुक्स में वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो मॉनेटरी टर्म्स में यूज होंगी। तो नीचे ही और एक्सटेंड में एग्जांपल दिया, क्या चेयर्स को कैसे लिखेंगे? जैसे एग्जांपल, चेयर्स कैसे लिखेंगे? 20 चेयर हैं तो चेयर्स होगी 20,000 की। मॉनेटरी टर्म्स में लिखे जाएंगे, चेयर्स 30 हैं तो 30,000 की। रॉ मटेरियल 10 टन है तो वो 10 लाख का हुआ। फिनिश्ड गुड्स 100 यूनिट्स थी तो 100, एक यूनिट कितने की है? 1 लाख की, तो वो 1 करोड़ की हुई। ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है जो मॉनेटरी टर्म्स में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, फॉर अकाउंटिंग पर्पस के लिए क्या देखेंगे? सो इन द मनी टर्म्स रिकॉर्डेड इन द रुपी और पैसे। इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री लैंड में भी सेट 2 करोड़। इनमें क्या, जो लैंड थी या फैक्ट्री की उसको 2 करोड़ मान लिए। ऑफिस एंड बिल्डिंग 1 करोड़, कंप्यूटर 15 लाख, चेयर 2 लाख, रॉ मटेरियल
33 लाख एंड फिनिश्ड गुड्स 4 लाख, द टोटल असेट्स ऑफ द वैल्यू एट 3 करोड़ 59 लाख। तो क्या अपन ने यूनिट्स रिकॉर्ड करी? क्या अपन ने यूनिट्स रिकॉर्ड करी? नहीं। तो पहले क्या होता था, लोग कोई यूनिट्स रिकॉर्ड कर रहा है, कोई अमाउंट रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसीलिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इंट्रोडक्शन किस लिए हुआ? जो मिस्टर श्याम था वो यूनिट्स रिकॉर्ड कर रहा है अपनी बैलेंस शीट में, जो मिस्टर घनश्याम था वो अमाउंट रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसीलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आया कि भाई तुम यूनिट रिकॉर्ड नहीं करोगे अपने फाइनेंशियल्स में, क्या रिकॉर्ड करोगे? अमाउंट। उसको पैसे में कितने में बेचा जा सकता है या पैसे में उसकी वैल्यू क्या है, रुपीज उसकी वैल्यू क्या है, वो रिकॉर्ड करोगे। Now we are going to the third concept, concept number 3, going concern concept, and it is the very important concept, star mark concept, एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है कि अपन जो फाइनेंशियल्स बनाते हैं, जो बिजनेसमैन जो ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड में जो फाइनेंशियल्स बनता है उसका, जो उसके पीएनएल और एंड बैलेंस शीट बनते हैं, जो पीएनएल और बैलेंस शीट बनाता है वो एक अज्यूम करके बनाता है, उसका एक अजम्पशन रहता है क्या? कि बिजनेस बिजनेस सिंपल वर्ड्स में क्या उसका अजम्पशन रहता है? बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। ये है गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट, सिर्फ 5 वर्ड्स में। 5 वर्ड्स में बिजनेस गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट यही है, बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। क्या है कि बिजनेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगी, बिजनेस फ्यूचर में भी रन होगी, यह है गोइंग कंसर्न। ये एक अजम्पशन लेके फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं कि बिजनेस आगे भी काम करती रहेगी, तो जो क्लोजिंग रहेगी इस साल की वो अगले साल की ओपनिंग हो जाएगी। चलिए बुक में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं अब। सिंपल वर्ड्स में समझ लिया कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है। बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार बुक में पढ़ लेंगे कि क्या लिखा है। द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम्स दैट अ बिजनेस फर्म्स वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट अ बिजनेस ऑपरेशन इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली यानी अनंत समय तक चलेगी, इन फ्यूचर अनंत समय तक चलेगी, फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब होता है बंद ना होना, सट ना होना, बंद ना होना, लिक्विडेट नहीं होगी, वो चलती रहेगी, ये अज्यूम करके फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं इन द फोरसेबल फ्यूचर। दिस इज एन इम्पोर्टेंट अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज एन इम्पोर्टेंट अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, यह अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। as it is provides that very basic of basis for showing the value of the assets in the balance sheet, showing the asset and balance sheet। बैलेंस शीट में जो असेट होती है वो किस पे दिखाएं? नॉमिनल वैल्यू, फेयर वैल्यू, जो परचेज वैल्यू, एट कॉस्ट, एट मार्केट वैल्यू, किस पे दिखाएं? वो डिपेंड करता है कि अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न क्या है, क्या वो बंद हो रही है या नहीं। अगर कंपनी बंद हो रही है इस साल, उसका गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है, उसे नहीं लग रहा किसी भी एंटिटी को कि हम आगे फ्यूचर में काम कर पाएंगे, तो उसकी असेट्स जो होती हैं, उसकी जो असेट्स होती हैं वो मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करी जाती हैं कि आज की वैल्यू में, आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है। कि भाई जब बिजनेस शट डाउन होने जा रहा है, लिक्विडेटेड होने जा रहा है, बिजनेस बंद होने जा रहा है, उस डेट में असेट्स की क्या मार्केट वैल्यू है। तो अगर गोइंग कंसर्न पर कोई भी पॉइंट है या गोइंग कंसर्न नहीं लग रहा है कि कंपनी आगे नहीं चल पाएगी, तब उसकी असेट्स मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड होती हैं। जब अजम्स ये अज्यूम करके फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं कि बिजनेस आगे भी काम करेगा, फोर्सेबल फ्यूचर यानी बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा, तब असेट्स एट कॉस्ट रिकॉर्ड करी जाती हैं। किस पे? एट कॉस्ट रिकॉर्ड करी जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट क्यों माइंड में रख के फाइनेंशियल बनाएंगे, क्योंकि ये पूरी बैलेंस शीट्स को हिला के रख देगा अगर हम ये कंसेप्ट अज्यूम नहीं करेंगे या इस पे ध्यान नहीं देंगे तो।
अगर हमारी बिजनेस आगे चलना भी चाहती है और फिर भी अपन मार्केट वैल्यू पर असेट्स को दर्शा देंगे, तो क्या होगा, असेट्स का वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी कभी डेप्रिसिएट नहीं होती, प्रॉपर्टी एप्रिसिएट होती है। अगर किसी के पास, किसी एंटिटी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, लैंड बिल्डिंग्स ज्यादा है, तो उसकी तो बैलेंस शीट काफी अच्छी हो जाएगी और ज्यादा बैलेंस दिखने लगेगा। तो इसीलिए यह कंसेप्ट माइंड में रखा जाता है कि क्या वो आगे भी काम करेगी बिजनेस या नहीं। As asset may be defined as bundle of service when we purchase an asset, for example a personal computer, example दिया है अपन ने, क्या खरीद किया है, एक पर्सनल कंप्यूटर खरीदा है for a sum of 50,000. What we are buying really is the service of the computer that we shall getting over its estimate lifespan 5 years. उसका estimate अपन ने देखा कि हम 5 साल तक 50,000 का खरीदा, एस्टिमेट लाइफ उसकी कितनी है, 5 साल। It will not be fair to charge the whole amount of 50,000 from the revenue of the year in which the assets is purchased. तो क्या हम वो जो 50,000 जो खर्च करे हैं किसी बिजनेस ने या किसी एंटिटी ने जिसका कंप्यूटर खरीदा है, तो क्या हम वो 50,000 पूरा का पूरा अमाउंट एक साल में चार्ज कर देंगे? बताओ, क्या हम पूरा का पूरा जो 50,000 का अमाउंट है वो एक साल में चार्ज कर देंगे पीएनएल में? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक साल में चार्ज कर देंगे तो बिजनेस हो सकता है लॉस दिखाए या उसका प्रॉफिट कम हो जाए। जैसे पीएनएल बना पूरी नेट प्रॉफिट निकल रहा था, नेट प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 40,000, 40K, नेट प्रॉफिट 40K निकल रहा है। अभी हमने अभी क्या नहीं डाला, कंप्यूटर का अमाउंट नहीं डाला 50,000, इसमें हम कंप्यूटर का भी अमाउंट डाल देंगे, कंप्यूटर डाल देंगे, कंप्यूटर का खर्चा डाल देंगे, कितना, 50,000, 50K, तो लॉस आने लगेगा 10,000 का। तो एंटिटी क्या दिखाने लगी, लॉस, जबकि ये लॉस एंटिटी को हुआ ही नहीं है, जबकि ये लॉस हुआ ही नहीं है। दिस इज द नॉमिनल लॉस, नॉमिनल लॉस, ये एंटिटी को लॉस हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो 50,000 खर्च करे हैं एंटिटी ने कंप्यूटर्स खरीदने पर, वो इस साल जो कंप्यूटर खरीदे हैं वो सिर्फ इस साल ही अपन को यूज नहीं होंगे, वो आने वाले फ्यूचर में भी यूज होंगे। चैप्टर फर्स्ट में असेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, असेट इज द रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी which is used to generate the future income, to generate the future income। जो कंप्यूटर्स हैं, अपने जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ इसी साल अपने अपने को हेल्प नहीं करेंगे इनकम जनरेट करने में, वो आगे के सालों में भी हेल्प करेंगे। जैसे कि बताया, ये एस्टिमेट लाइफ कितनी, 5 साल, कम से कम 5 साल तो करेंगे ही करेंगे। तो हम पूरा खर्चा ना डालते हुए पूरे खर्चे को 5 साल में डिवाइड कर देंगे, 5 साल में डिवाइड कर देंगे, तो हर साल हम 10,000 का खर्चा डालते जाएंगे। एवरी ईयर वी विल चार्ज 10K रुपीज, 10K, 5 साल तक 10,000 डालते जाएंगे। Instead that chart from the revenue of that period, the assumption regarding the continuity of business allowed to use to charge from the revenue of the period only the part of the assets and which consumption used to earn the revenue over that period, carry forward remaining amount of the next years, जो बचा हुआ अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा ओवर द एस्टिमेट्स ऑफ द लाइफ। थस वी में चार्ज 10,000 एवरी ईयर फॉर 5 years फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस account. In case the continuity assumption is not there, the whole cost 50,000 will be need to charge from the revenue of this year which is assets what purchased। अगर इसकी कंटिन्यूटी यानी जो अजम्पशन नहीं लेते, अपन अजम्पशन नहीं लेते कि बिजनेस इन फ्यूचर रन करेगा, बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, बिजनेस फ्यूचर में काम करेगा, अगर हम यह अजम्पशन नहीं लेते तो पूरा जो 50,000 का अमाउंट था, जो पीएनएल में पूरा का पूरा 50,000 चला जाता और हमारा पीएनएल 10,000 का लॉस दिखाने लगता। जो मैंने पहले बताया था, ये जो ग्रीन में जो मैंने पहले बताया था, ये जो दिख रहा है ना कलरफुल में, ये ऐसे ही अपना बिजनेस पूरा लॉस बताने लगता। अगर क्यों, अगर हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं लेते तो पूरा 50,000 अमाउंट इसी साल चार्ज करते तो अपना पीएनएल में 10,000 का लॉस हो जाता। लेकिन अगर हम अजम्पशन ले रहे हैं कि कंपनी विल वर्क और कंपनी विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, कंपनी विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, फ्यूचर में भी काम करेगी, तो हम उस एक्सपेंस को एक
एक अमाउंट में डिवाइड कर देंगे, जो कि अमाउंट है 5 साल। उसने एस्टिमेट लाइफ क्या दी है, 5 साल, तो 5 साल के बेस पे 10,000 रुपीज पर ईयर, 10,000 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर उसको एक्सपेंस की तरह चार्ज करते जाएंगे पीएनबी में। ठीक है, समझ में आया? 3 कंसेप्ट पढ़े हैं अभी, तीनों को बहुत ही ज्यादा गहराई में जाके पढ़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में नहीं आया हो। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कभी भी जब आप लेक्चर देख रहे हैं कभी भी एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, या फिर जो मैंने इंस्टा आईडी बताई है उस पर मैसेज कर दीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से इतना एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ बहुत इन डिटेल बता रहा हूँ। शायद ही जरूरत पड़े, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इन डिटेल है, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं। 45 मिनट हो चुकी हैं, अपन ने सिर्फ 3 कंसेप्ट पढ़ पाए हैं। कितने? 3 कंसेप्ट। एक कंसेप्ट को 15 मिनट लग रही हैं, एवरेज 15 मिनट लग रही हैं, तो बहुत डिटेल पढ़ रहे हैं अपन। एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट फॉर टुडे। यह आज के लिए लास्ट कंसेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट से मतलब होता है, अकाउंटिंग पीरियड से कंसेप्ट से मतलब होता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर करे जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल्स बनाए जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करे जा रहे हैं, प्रिपेयर करे जा रहे हैं, वो कौन से पीरियड से रिलेट करते हैं, वो कौन से पीरियड से रिलेट करते हैं? फाइनेंशियल्स वॉज प्रिपेयर, फाइनेंशियल जो बना दिए हैं या जो बना जा रहे हैं, वॉज प्रिपेयर रिलेट्स विथ पीरियड, विच पीरियड, विच पीरियड। ऐसा नहीं कि कभी अब मना आया चलो आज फाइनेंशियल्स बनाते हैं, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज सो रहे, आज टाइम पास नहीं हो रहा है, आज घर पे कोई नहीं है, चलो फाइनेंशियल्स बना के तैयार कर देते हैं इस साल के। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि जब अपना मन आया तब फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, चलो आज कुछ काम नहीं है फाइनेंशियल्स बनाते हैं। आज कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा अपनी दुकान पर, शॉप पर, या कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा अपनी एंटिटी को, चलो फाइनेंशियल्स बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका भी एक कंसेप्ट है, एक अजम्पशन है कि फाइनेंशियल्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर। जैसे अभी कौन सी चल रही है, 2025, 2024 से 2025, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से ही पहले बताया था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर क्या होती है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल, 1 अप्रैल टिल 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये होती है फाइनेंशियल ईयर। तो हमेशा अकाउंट्स एक फाइनेंशियल ईयर के बनाए जा सकते हैं, सॉरी, हमेशा बनाए जा सकते नहीं है, बनाए जाते हैं। हमेशा अकाउंट्स एक फाइनेंशियल ईयर के बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ केस में उससे कम पीरियड का भी बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम 2-2 साल के फाइनेंशियल ईयर इकट्ठा बना रहे हो, 2024 से लेकर आप बना रहे हो 2026। मैंने 2025 में बना ही नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए? बिजी थे हम अपनी बिजनेस करने में बिजी थे, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि फाइनेंशियल्स भी बनाने हैं। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल्स हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर के बनाने चाहिए या बनाने पड़ेंगे। ये कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ने बोला, किसने बोला? ये कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कुछ केसेस में अपन कम पीरियड के भी बना सकते हैं, जैसे बीच में ही कंपनी शट डाउन हो गई, शट डाउन, पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने वाला था 31 मार्च 2025, कंपनी बंद हो गई 31 दिसंबर 2024,
दिसंबर में ही बंद होगी तो 3 महीने का क्या फाइनेंशियल बनेगा, कुछ नहीं। कंपनी 31 को ही बंद होगी तो फाइनेंशियल 1 अप्रैल 24 से 31/12/24 तक ही बनेगा। लिक्विडेट हो गई, शट डाउन हो गई, या फिर क्या हो गया, किसी में मर्ज हो गई, एमलगेमेट हो गई, किसी में मर्ज हो गई। वोडाफोन आइडिया, जैसे वोडाफोन पहले अलग था, वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग थी, दोनों मर्ज हो गई, दोनों क्या हो गई, मर्ज। तो दोनों के फाइनेंशियल तो बनेंगे, एक फाइनेंशियल इंटरिम फाइनेंशियल भी बनेंगे, जब जिस टाइम वो है मर्ज हुई थी तब क्या बनेगा उनका, इंटरिम फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स के एंड में इनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स बनेंगे, यानी अलग अलग। और एक इनका कंसोलिडेटेड बनेगा, वीआई का कंसोलिडेट, जिसमें दोनों की कंसोलिडेट होगी। ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, शायद क्लास 12th में है, या शायद क्लास 12th में भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये कंसेप्ट कंसोलिडेटेड वाला। तो इसमें हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, ये पूरा समझ में आ रहा है या नहीं। जो जो फाइनेंशियल प्रिपेयर करे जा रहे हैं वो किस पीरियड से रिलेट करते हैं, यह होता है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और हर एक फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल बनाए जाते हैं। अब देखते हैं बुक में क्या लिखा है, एक बार बुक को भी पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू द स्पैन ऑफ द टाइम, हो अकाउंटिंग पीरियड, accounting period refers to span of the time end of with the financial statement as enterprises and prepared to know the whether it has earned the profit income losses during that period, and what exactly in the is the position of its asset liabilities at the end of the period। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनाए जाते हैं फाइनेंशियल्स, कब बनाए जाते हैं, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन वो स्पेसिफाइड पीरियड एक नॉर्मली एक फाइनेंस इन जनरल एक फाइनेंशियल ईयर रहता है। सच इन्फॉर्मेशन किसके लिए बनाई जाती है, फाइनेंशियल की, हमारी आज की डेट में बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रही है, उसकी असेट्स की क्या वैल्यू है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, उसकी उसका प्रॉफिट कितना है या लॉस है, या प्रॉफिट है अगर प्रॉफिट है तो कितना है, लॉस है तो कितना, ये सब जानने के लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं। सच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट यूजर रेगुलर इंटरवल ऑफ वेरियस पर्पस, as no firm can wait for long to how the financial result at various decisions are to be kept at the regular intervals on the basis of the such information। चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं या जो इंटरनल यूजर्स होते हैं, वो किसके बेस पे डिसीजन लेते हैं, उनको फाइनेंशियल्स की जरूरत होती है, तो ये स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनाए जाते हैं और उनको सभी को दिए जाते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर है तो उसको भेजे जाएंगे, या कंपनी की वेबसाइट पर डाले जाएंगे, या एमसीए से ले सकते हैं। एमसीए जो पोर्टल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। The company statements are therefore prepared regularly intervals normally after a period of 1 year। क्या होता है आजकल, क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टीसीएस है, आरआईएल है, टीसीएस है, आरआईएल है, टीसीएस है, रिलायंस है, टाटा है, टाटा, ये क्या होती है, क्वार्टरली भी बनाती हैं अपने, क्या क्वार्टरली भी फाइनेंशियल्स बनाती है अपने इंटरनल यूज के लिए, अपना एक एक तरीके से बोलेंगे, एक अपने ऊपर अपनी ही खुद की इंटरनल ऑडिट करते हैं कि हमने एक क्वार्टर में क्या किया, कितना किया, कैसे किया, मतलब कहाँ कहाँ हम वीक रहे, कहाँ कहाँ अच्छा किया, ये इंटरनल भी फाइनेंशियल्स बनाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो इन जनरल होता है स्टैंडर्ड, वो होता है एक फाइनेंशियल ईयर, वन पीरियड, सो दैट द टाइमली इंफॉर्मेशन, sorry, एक बात है पेज, so that timely information of that made available to the user। Interval time is called the accounting period। The company said 2030 of the income tax required that the company should be prepared annually। इन जनरल क्या बोला है, इन जनरल बोला है कि एनुअली बनाए जाएंगे, एनुअली बनाए जाएंगे। However, However, in case of certain situation, preparation of interim financial statements become necessary। क्या बोला मैंने, कुछ कुछ केसों में
इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म है आपकी और उसमें कोई पार्टनर इंटर हो रहा है या पार्टनर एग्जिट हो रहा है या पार्टनर की डेथ होती है तो वो इंटरिम फाइनेंशियल्स बनेंगे। वो अपन सीखेंगे पार्टनरशिप चैप्टर में, क्लास 12th में। पार्टनरशिप चैप्टर क्लास 12th, सीधे क्लास 12th में सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे इंटरिम फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं जब पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनर एड ऑन होता है या पार्टनर की डेथ होती है। द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम 12 मंथ्स पीरियड। तब वो अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट फ्रॉम 12 मंथ्स यानी शॉर्टर टर्म के लिए बनाया जा सकता है। Apart from these companies whose shares are listed on the stock exchange are required to publish quarterly result। क्या बोला मैंने, अगर टीसीएल, रिलायंस जो बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा, इनके अगर शेयर्स लिस्टेड है तो इन सेबी इनसे बोलता है कि आप क्वार्टरली भी सबमिट करिए अपने फाइनेंशियल्स का क्वार्टरली भी सबमिट करिए 3 मंथ के। द प्रोबेबिलिटी द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स पीरियड। इन डिटेल समझ में आया कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड? पूरा समझ में आया? बुक का भी पढ़ा, एग्जाम्पल से भी समझा। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं अपन ताकि वो इजी लगे फिर बाद में पढ़ने को। पहले अपन बुक से भी पढ़ सकते हैं लेकिन अगर पहले ही अपन बुक से पढ़ने लग जाएंगे कुछ झेपेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा एकदम बाउंसर जाएगा। टेस्ट मैच की तरह, जो टेस्ट मैच में बैट्समैन के ऊपर से निकलती है ना बाउंसर, समझ में नहीं आती है, दिखती भी नहीं है, सर नीचे कर लेता है बैट्समैन, वैसे ही आप लोग वीडियो वीडियो बंद करके बढ़िया लेट जाओगे या कुछ अपने अलग कामों में लग जाओगे अगर पहले से ही बुक पढ़ाने लग जाऊं तो। इसीलिए मैं पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखा होगा सभी कंसेप्ट के एक अलग अलग एग्जाम्पल है। अगर आप चाहो तो एक स्टिकी नोट आता है मार्केट से, वो स्टिकी नोट्स पे आप एक ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज नाम डाल के या पॉइंट वाइज नाम डाल के वो एग्जांपल्स लिख भी सकते हैं फॉर रिमाइंडर ताकि जब अपन ये पढ़ो, जब तुम पढ़ो तो ये फिर से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, वो एग्जाम्पल एकदम टक से पूरा। क्योंकि हो सकता है आप ये जो टेक्स्ट है बुक का वो भूल जाओ लेकिन ये जो आप एग्जाम्पल्स हैं ये नहीं भूलेंगे कि इनका इनका विजुअल एक अच्छा जाता है। ये पूरा अपन हाथ से बनाते हैं पूरा, जब आप लिखोगे नोट्स में तो ये सब याद रहता है। ठीक है, ओके ओके, चलो ये 4 क्वेश्चंस भी निपटा देते हैं तुरंत तुरंत, फिर अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द अकाउंटेंट्स विद which basis accounting concept during the lifetime of an entity accounting produced। समझ में नहीं आया अभी क्योंकि अभी अपन ने पढ़ी नहीं है। अभी पूरे ये तो अभी एक भी पढ़ी नहीं है, कंजर्वेशन, मैचिंग या अकाउंटिंग। ओके, 4 कंसेप्ट पढ़े हैं। कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े हैं? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, तीसरा था अपना अकाउंटिंग पीरियड गोइंग कंसर्न। क्या था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। 4 कंसेप्ट पढ़े, इन डिटेल पढ़े, पूरा एग्जांपल्स के साथ पढ़े। ओके, कल आप कल अपन पढ़ेंगे कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, डबल मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, फ्यूचर डिस्क्लोजर। कल भी 4-5 हो जाएंगे 1-2 दिन में अपना, और चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा आगे के 1-2 लेक्चर्स में। मैंने आपको बहुत ही इन डिटेल समझाया है पूरा, शायद इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते और जाएंगे भी नहीं क्योंकि अभी आप 11th में हो। अभी आप 11th में उतना कुछ नहीं समझेगा, जब 12th में या 12th के आगे आओगे तब और डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और कमेंट में क्वेरी डालने के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम में हैंडल है Sachin_Singh_Lodi_7। ये इंस्टाग्राम हैंडल है। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं आपको कोई क्वेरी आती है तो आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरी रिजॉल्व करी जाएगी।
तो सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे और आगे कुछ 3-4 कंसेप्ट्स और पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, और आगे के 2 लेक्चर्स में चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।